Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel. I am your friend Advocate Lakshya Chaudhary and today's our video topic is Indian Legal History Part 5 and we will cover second phase of administration of justice in Madras, that is from 1678 to 1686. Then we will go for Stray Nation Master Judicial Plan of 1678. Stray Nation Master. He was governor of Madras. Then introduction of the third phase of administration of justice in Madras, and that is from 1686 to 1726. And in the last we will go for Charter of 1683. So my dear friend, this is time for the quick revision of part 4. पार्ट 4 का क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आप पार्ट 5 को लिंक कर सकें इसके साथ, और बाकी पार्ट 4 का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको देख सकते हैं डिटेल में। तो पार्ट 4 में हमने किया था ब्रिटिश सेटलमेंट इन मैड्रास एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मैड्रास। सो देयर वाज अ टाउन मसूलीपट्टनम। So in the state of Andhra Pradesh, there is a district, Krishna district, and this Masulipattnam is a town in that Krishna district. So जब ब्रिटिशर्स ने सूरत में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की तो उसकी छोटी छोटी एजेंसीज भी इधर उधर बनी। तो मसूलीपट्टनम वाज द एजेंसी ऑफ सूरत फैक्ट्री, डायरेक्टली रिपोर्ट टू सूरत फैक्ट्री और सबऑर्डिनेट थी ये सूरत फैक्ट्री की। सो इसी मसूलीपट्टनम में एक ऑफिसर थे ब्रिटिश एम्पायर के, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनका नाम था सर फ्रांसिस डे। तो सर फ्रांसिस डे एक दिन वहाँ के लोकल हिंदू चीफ से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी एस्टेब्लिशमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा लैंड की ज़रूरत है। तो जो लोकल हिंदू चीफ था उसने इनको इशू कर दी 3 माइल्स लैंड स्ट्रिप, 3 माइल्स लॉन्ग लैंड स्ट्रिप। तो इस पर इन्होंने एक फोर्ट बनाया जिसको आज हम सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से जानते हैं। इसमें सारे यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स एक साथ रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा वाइट टाउन, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन जो वाइट था। और इसी फोर्ट के साथ एक लोकल नेटिव्स का एक विलेज था जिसका नाम था मद्रासपट्टनम, मद्रासपट्टनम। और मद्रासपट्टनम में जितने भी लोकल नेटिव्स रहते थे उनका कॉम्प्लेक्शन ब्लैक था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा ब्लैक टाउन। और जब इन्होंने ये सेंट जॉर्ज फोर्ट वहाँ पर बनाया तो उसके साथ इन्हें पावर्स मिली कि दे कैन मिंट मनी देयर, और ब्रिटिश एम्पायर के अब कॉइन बनने शुरू हो गए हैं सेंट जॉर्ज फोर्ट में। और इसी के साथ इनको ये भी कहा गया कि आप ये जो मद्रासपट्टनम विलेज है इसको गवर्न कर सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम ब्लैक टाउन और वाइट टाउन आपस में मर्ज हुए और एक नया शहर हमें देखने को मिला जिसका नाम है मैड्रास सिटी। और इस मैड्रास को इन द ईयर 1665 में एजेंसी से प्रेसिडेंसी बना दिया गया। प्रेसिडेंसी का स्टेटस इसको दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया इसको। इसका मेन रीजन था मिस अशिंशा डेव्स, ट्रायल ऑफ मिस अशिंशा डेव्स। आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं इसको, पार्ट 4 को देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको। ट्रायल ऑफ मिस अशिंशा डेव्स, इनके पास एक स्लेव गर्ल थी और उन्होंने इसका मर्डर कर दिया था। अब इशू क्या बना, अब मेन इशू जो था कि जो एजेंट था मैड्रास एजेंसी का, अभी तक ये प्रेसिडेंसी नहीं बनी है, और उसकी जो काउंसिल थी, एजेंट एंड हिज काउंसिल, वो उनके पास जुडिशियल पावर्स नहीं थी तो दैट कि वो ट्रायल कर सकें मिस अशिंशा डेव्स के केस का, उसको देख सकें या जो भी कुछ है उसमें जस्टिस डिलीवर कर सकें। तो इसी के साथ क्या हुआ, मीनवाइल बाय द चार्टर ऑफ 1661 गवर्नर को पावर्स मिल जाती हैं, जुडिशियल पावर्स बहुत सारी, कि अब वो जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, उनमें वो ट्रायल कर सकते हैं और पनिश कर सकते हैं। तो इन्हीं जुडिशियल पावर्स को उन्होंने यूज़ करते हुए जो मद्रास एजेंसी थी उसको अपग्रेड किया एज अ प्रेसिडेंसी, और जो अब यहाँ पर एजेंट था अब ही बिकम प्रेसिडेंट, और उसके पास भी जुडिशियल पावर्स आ गई। फिर शुरू हुआ ट्रायल मिस अशिंशा डेव्स का, और वो नो गिल्टी फाउंड हुई
एज यूजुअल और उनको फ्री कर दिया गया, एक्विटल हो गया उनका, वो बाइज्जत बरी हुई। तो उसके बाद हमने पढ़ा चार्टर ऑफ 1661 जिसमें जुडिशियल पावर्स दी गई थी गवर्नर को। सो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इसको या डिटेल में आपको ये वीडियो देखना है तो आप लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। और आज ही इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 5 इंडियन लीगल हिस्ट्री। सो द सेकेंड फेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन मद्रास कमेंस फ्रॉम 1678 when Srinesham Master becomes the governor of Madras. He recognized the entire judicial administration of Madras and introduced reforms in the working of courts. इन्होंने रिओर्गेनाइज करा मैड्रास का सारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कोर्ट्स थे वो कैसे काम करेंगे, हफ्ते में कितने दिन कोर्ट्स की सीटिंग होगी और किस किस को क्या पावर्स होगी, और वो सारा उन्होंने रिफॉर्म्स करा। इसी के साथ साथ श्रीनेशम मास्टर को हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, और इन्होंने सती प्रथा को भी बैन किया। जो सती प्रैक्टिस थी उस टाइम पे इन्होंने उसको बैन कर दिया। हालांकि जब भी हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो जो सती प्रैक्टिस है उसको बैन करने के लिए जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को, हालांकि ये हमारे आज के टॉपिक में नहीं है लेकिन इससे एसोसिएटेड ये नॉलेज है, जानकारी है, तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये गवर्नर जनरल थे इन द ईयर 1828। इन्होंने राजा राम मोहन राय को हेल्प किया सती प्रथा को बैन करने के लिए, और चाइल्ड मैरिज को और फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने काफ़ी हेल्प किया राजा राम मोहन राय को। और सती प्रथा के लिए बेसिकली हम इनको इसलिए जानते हैं क्योंकि ही ब्रिंग लेजिस्लेशन, एक लॉ लेकर आए ये सती प्रथा को बैन करने के लिए। अब सर श्रीनेशम मास्टर पे वापस आ जाते हैं। इन्होंने सती प्रैक्टिस को बैन किया लेकिन मैड्रास में, और ये कोई लॉ भी नहीं लेकर आए थे उसके लिए। रीज़न था कि इन्होंने कंपनी ने इनको कहा था कि जो लोकल रिचुअल्स हैं, जो नेटिव्स हैं उनके रिचुअल्स हैं, आप उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो इसलिए उसके लिए कोई लेजिस्लेशन तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि मैड्रास प्रेसिडेंसी के अंदर सती प्रथा नहीं होगी, किसी भी विधवा हिंदू औरत को उसके पति के साथ जिंदा नहीं जलाया जाएगा। सो इट वॉज अ वेरी गुड स्टेप बाय सर श्रीनेशम मास्टर। देन द सेकेंड पॉइंट, हाँ इसी के साथ जो सर श्रीनेशम मास्टर हैं इनको भी हम जानते हैं। जो मैड्रास में सबसे पुराना एंजेलिकल चर्च है सेंट मैरी चर्च, उसको भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, सेंट मैरी चर्च को। और इंग्लिश को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। मैड्रास में जितने भी कोर्ट्स थे उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने इंग्लिश बनाई। उससे पहले पोर्टुगीज़ थी, मलयालम थी, उसको सबको हटाया। इन्होंने कहा कि इंग्लिश विल बी द सोल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स इन Madras. Then he regularized the working of the court of governor and council through his judicial plan of 1678. तो जो गवर्नर और उसकी काउंसिल थी, जो उसका कोर्ट था गवर्नर एंड काउंसिल का, उसकी वर्किंग को भी रेगुलराइज किया, बताया कि ये कब कब इसकी सीटिंग होगी और क्या क्या इसके पास पावर्स होगी। तो बेसिकली सर श्रीनेशम मास्टर ने एक जुडिशियल प्लान तैयार किया था 1678 में और उसको अप्लाई किया था। इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, in order to eliminate the long delays in the disposal of civil and the criminal cases, it was provided that the court would hold its sitting twice a week, and in deciding criminal cases, the court will take help of the jury of 12 persons. So यहाँ पर दो पॉइंट हैं इकट्ठे एक साथ। इन्होंने डिस्पोजल करने के लिए सिविल और क्रिमिनल केसेस का बड़ी जल्दी ताकि उसमें डिले ना हो, इन्होंने कहा कि द कोर्ट विल सिट ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार कोर्ट बैठेगी और अपना जस्टिस डिलीवर करेगी और ट्रायल करेगी केसेस का। और क्रिमिनल केसेस को के ट्रायल में देयर वाज अ ज्यूरी ऑफ 12 पर्सन्स, 12 लोगों का एक पैनल था, कोरम था उस ज्यूरी का। तो जो कोर्ट है वो हेल्प लेगी उस ज्यूरी की जिसमें 12 लोग होंगे क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करने में। देन द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड इज दिस कोर्ट वाज डेजिग्नेटेड एज द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एंड वाज टू फॉलो इंग्लिश लॉ एंड प्रोसीजर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So High Court of Judicature was established by the Judicial Plan of 1678 introduced by Srinesham Master who was the governor of Madras. तो High Court of Judicature इसको एज अ डेजिग्नेट किया गया और ये High Court of Judicature will follow the English law and the procedure.
So we will go for next slide. Now, the working of Chowdhury courts was also recognized. अधिकार्स were replaced by the English servants of the company. तो पार्ट 4 की जो वीडियो थी, इससे पहले प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 4 में, उसमें हमने पढ़ा था जो चौल्ट्री कोर्ट्स होते थे दे वर हेडेड बाय द विलेज हेडमैन, और उसका जो नाम था वो था अधिकार. तो अब जुडिशियल प्लान ऑफ 1678 में स्टेनेशन मास्टर के अधिकार को रिप्लेस किया इंग्लिश सर्वेंट्स ने. अब इंग्लिश सर्वेंट जो होंगे वो चौल्ट्री कोर्ट्स को हेड करेंगे. दे वर नोन एज पे मास्टर, द मिंट मास्टर एंड द कस्टम मास्टर, एंड ऑल थ्री वर टू सिट एज अ जज इन द चौल्ट्री कोर्ट ट्वाइस अ वीक. तो चौल्ट्री कोर्ट भी सिटिंग जो होगी चौल्ट्री कोर्ट की दैट विल बी ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार. और उसके जो जजेस होंगे देयर विल बी 3 जजेस फॉर चौल्ट्री कोर्ट. और ये तीनों कौन कौन होंगे? वन इज पे मास्टर, मिंट मास्टर एंड द कस्टम मास्टर. नाउ दे कुड डिसाइड अप टू द cases, they could decide cases up to 50 pagodas and the criminal cases of minor nature. Pagoda was the golden coin, basically gold coin होता था pagoda. तो जो चौल्ट्री कोर्ट है उनका जुरिस्डिक्शन इन टर्म ऑफ मनी फिक्स कर दिया गया कि चौल्ट्री कोर्ट 50 पगोडास तक के ही केस देखेंगे, और जो क्रिमिनल केस होंगे माइनर नेचर के जैसे मारपीट, छीना झपटी वगैरह, वो उसको देखेंगे. देन appeal from this court led to the High Court of Judicature, which consisted of Governor of Madras and his council. So, जो चौल्ट्री कोर्ट से अपील जाएगी वो जाएगी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पास, which consist of Governor of Madras and his council. So, जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर होगा उसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी गवर्नर मैड्रास का और उसकी काउंसिल. सो ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन हो गया हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का फ्रॉम द चौल्ट्री कोर्ट्स. नाउ thus hierarchy of court was created for the first time in Madras by Strenesham Masters Judicial Plan of 1678. तो पहली बार हायरार्की सेट हो गई है कोर्ट्स की मद्रास में. सो सबसे ऊपर है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, उसके नीचे है चौल्ट्री कोर्ट्स, और इनसे जो अपील जाएगी वो जाएगी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पास, जिसमें कौन है? गवर्नर और उसकी काउंसिल है. और चौल्ट्री कोर्ट्स में सबसे पहले अधिकार हुआ करते थे जुडिशियल कोर्ट से पहले, सॉरी स्टेनेशम मास्टर के जुडिशियल प्लान 1678 से पहले चौल्ट्री कोर्ट वाज हेडेड बाय अधिकार्स, दैट इज हेड ऑफ विलेज. लेकिन अब अधिकार को हटा दिया गया है, रिप्लेस किया है ब्रिटिश सर्वेंट्स ने. अब इसके 3 जजेस हैं जो है पे मास्टर, मिंट मास्टर एंड द कस्टम मास्टर. सो माय डियर लीगल ईगल्स, आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया है. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. नाउ the High Court of Judicature could not directly entertain a case which was triable by Chowdhury courts. Yes, this is right. जो केस चौल्ट्री कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं उसको हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर डायरेक्टली नहीं देखेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का अपीलेट जुरिस्डिक्शन है कि चौल्ट्री कोर्ट से जो अपील जाएगी वो डायरेक्टली हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पास जाएगी, और जो केसेस चौल्ट्री कोर्ट में ट्राइबल हैं, जो केसेस चौल्ट्री कोर्ट में चल सकते हैं, उनको डायरेक्ट हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर नहीं देखेगा. नाउ द लास्ट पॉइंट, दस इट एक्सरसाइज अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सच केसेस. All the sentence passed by these courts were to be properly recorded. So this is important point. जो भी sentences पास किए जाते थे by the High Court of Judicature वो properly record होते थे, उनका एक record maintain किया जाता था. So let's move to next slide. Now the third phase of administration of justice in Madras from 1686 to 1726. चलिए थर्ड फेज स्टार्ट करते हैं. The main feature of this phase of judicial administration was the establishment of the Admiralty Court in Madras in 1686. तो थर्ड फेज में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है वो है कि मद्रास में 1686 में एडमिरल्टी कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया. Apart from the company, there were many private English merchants and traders were still carrying on unauthorized trading, which resulted in great loss to the East India Company. तो एडमिरल्टी कोर्ट को एस्टेब्लिश करने के पीछे मोटिव क्या था, ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड कर रही थी वो तो कर रही थी, लेकिन उसके अलावा कुछ इंग्लिश मर्चेंट्स थे, कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ थे जो अनऑथराइज ट्रेडिंग कर रहे थे लोकल्स के साथ, और उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी लॉस हो रहा था. देयर वाज ए कंसिडरेबल राइज इन क्राइम्स ऑन हाई सीज विच ऑल्सो हैड टू बी सेटल्ड बाई एन एफिशिएंट कोर्ट. और इसी के साथ साथ
जो समुद्र था उसमें भी जो क्राइम था वो ज़्यादा बढ़ रहा था। वो कैसे हो रहा था, जो बड़े बड़े शिप्स आते थे ट्रेडिंग के लिए, उनमें काफ़ी सामान भरा होता था, जो एक्सचेंज करने के लिए कुछ लेके आते थे कुछ लेके जाते थे, तो उसको जो पायरेट्स होते थे वो उनके शिप्स को पकड़ लेते थे, उनके सामान को छीन लेते थे, मारपिटाई करते थे। तो इस तरीके का कुछ कुछ हो रहा था वहाँ पे। तो उसको भी देखने के लिए कोई एक एफिशिएंट कोर्ट चाहिए था, ताकि जो उसमें ट्रायल कर सके और पनिशमेंट सुना सके। ड्यू टू ऑल दिस रीजन द ब्रिटिश क्राउन ग्रांटेड ए चार्टर टू द कंपनी इन 1683। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश क्राउन ने एक चार्टर ऑफ 1683 इशू किया कंपनी को। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। नाउ द चार्टर ऑफ 1683, द कंपनी वाज ऑथराइज्ड टू एस्टेब्लिश मोर देन वन कोर्ट एट अ प्लेस वेयर एट डीम्ड नेसेसरी। तो सबसे पहला इसमें यह था कि कंपनी को जहां भी जरूरत महसूस होती है कि वो वहां पे एक से ज्यादा कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकती है। अगर कंपनी को लग रहा है कि पर्टिकुलर प्लेस पे एक कोर्ट के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो गया, या एक कोर्ट एफिशिएंट नहीं हो रहा है और डिले बड़ी हो रही है केसेस में और पनिशमेंट डिलीवर करने में या जस्टिस में, तो वो वहाँ पे एक से ज़्यादा कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकती थी। नाउ सेकंड पॉइंट, ईच कोर्ट वाज टू कंसिस्ट ऑफ वन लीगल एक्सपर्ट who should be well versed in civil law and two Indian merchants to help the judge in explaining the local uses and the laws of the native. So जो कोर्ट एस्टेब्लिश होंगे उनमें दो लोग इंपॉर्टेंट थे। एक तो लीगल एक्सपर्ट जिसको सारे लॉज के बारे में नॉलेज हो, सिविल लॉज के बारे में स्पेशली, और टू इंडियन मर्चेंट्स जो कोर्ट को हेल्प कर सकें और कोर्ट को बता सकें कि लोकल कस्टम क्या है, लोकल लॉज क्या हैं, लोकल यूजेजेस क्या हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी, बेसिक कोरम था कोर्ट का कि एक तो लीगल एक्सपर्ट होगा जिसको सिविल लॉ की जानकारी होगी, सेकंड देयर विल बी टू इंडियन मर्चेंट्स टू हेल्प द कोर्ट and to explain the court about the laws of natives, about their custom, their uses, ताकि कोर्ट एकदम सही फैसला डिलीवर कर सके। नाउ द थर्ड पॉइंट, दिस कोर्ट कुड डिटरमाइन मर्केंटाइल एज वेल एज मेरीटाइम केसेस। सो फर्स्ट वन मर्केंटाइल, सेकंड वन मेरीटाइम केस। सो ये जो कोर्ट होगा ये मर्केंटाइल बेसिकली बिजनेस रिलेटेड इश्यूज और मेरीटाइम सी रिलेटेड केसेस भी ये देख सके। इट ऑल्सो डिसाइड केसेस रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ हाई सीज फॉर फीचर एंड द सीजर ऑफ गुड्स एंड शिप। तो बेसिकली ये जितने भी मैरीटाइम इश्यूज थे उस वक्त के, जो शिप्स वगैरह को लूट लेते थे, उनका सामान को सीज कर लेते थे, उससे रिलेटेड ऑफेंसेस को भी ये चेक कर सके और उनका ट्रायल कर सके। द कोर्ट वाज टू इम्पार्ट जस्टिस अकॉर्डिंग टू द नोशन ऑफ इक्विटी, justice and good conscience and the laws and the custom of merchants. It was empowered to lay down its own procedure. सो बेसिक पॉइंट है बड़ा कि कोर्ट को कैसे जस्टिस डिलीवर करना है, नोशन ऑफ इक्विटी का ध्यान रखना है, जस्टिस का ध्यान रखना है अपने गुड कंसाइंस के साथ, और जो लोकल मर्चेंट्स हैं उनके कस्टम्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके यूजेस को ध्यान में रखते हुए जस्टिस डिलीवर करना है। और वन मोर थिंग, दिस कोर्ट वाज एम्पावर्ड टू ले डाउन इट्स ओन प्रोसीजर। इसकी कार्रवाई कैसे होगी, तरीका क्या होगा, ये सब इस कोर्ट के पास पावर थी कि वो एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजर ले डाउन करे कि हाउ दिस कोर्ट इज गोइंग टू वर्क। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज ऑल अबाउट थैंक यू। So my dear friend, thank you so much for watching this video. Please share this video, please subscribe this video, ताकि आपको जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम पे चैनल है द लॉजिकल स्टडीज़, इंस्टाग्राम का हैंडल है द लॉजिकल स्टडीज़, और जीमेल आईडी है thelogicalstudies@gmail.com। अगर आपको इन स्लाइड्स को PDF में लेना है तो आप इन पे से किसी पे भी हमें कांटेक्ट कीजिए और आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। So this is your friend Lakshya Chaudhary signing off for the day. Take care, study well. Bye bye.